लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो कल हमारा पहला क्लास हो चुका था। कल हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, कल हमारा पहला टॉपिक शैक्षिक मनोविज्ञान। तो शैक्षिक मनोविज्ञान में हमने क्या क्या देखा था। ठीक है, मानव का अध्ययन करना, मनोविज्ञान के बारे में पढ़े थे। ठीक है, कि मानव का अध्ययन कैसे करना है। तो उसमें हम लोगों ने 4 विज्ञान देखा था कि पहला अरस्तु लेकर आए थे आत्मा का विज्ञान, कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। फिर कौन आए थे, कॉम्पोनोजी, उन्होंने क्या कहा, मन मस्तिष्क का अध्ययन करो। ठीक है, तो वो मनोविज्ञान होता है। फिर कौन आए थे, विलियम वुंड, उन्होंने कहा चेतना संवेदना का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। फिर आए वाटसन, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, उसके बाद कुछ सिद्धांत पढ़े थे हम लोगों ने, है ना। तो पहला सिद्धांत किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो, है ना, मानवतावाद संप्रदाय, वो सिद्धांत लेकर आए थे। उन्होंने क्या बताया कि मनुष्य की 5 आवश्यकताएं होती है। कौन कौन सी होती है, शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा, परिवार और समाज, ठीक, सम्मान और आत्मसिद्धि। ठीक, सिगमंड फ्राइड थे उसके बाद। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था, मन के बारे में बताया। उन्होंने भी 3 मन बताए थे। कौन कौन से मन, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, ये 3 मन के बारे में बताए थे। और कौन थे थर्ड, थर्ड कौन थे, विलियम मैकडूगल। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्ति बताई है। ये 14 मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि अगर ये जो है हमारे संवेग हैं, उन्होंने क्या कहा कि 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ में 14 संवेग जुड़े होते हैं। तो ये जितने भी हैं ये सब संवेग हैं, हमारे इमोशंस हैं। ठीक है, और इन सब के साथ में ये सारी मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक, तो अगर जैसे करुणा की मूल प्रवृत्ति क्या होती है, तो शरणागति। इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है, आत्महीनता, आई थिंक कंफर्म याद नहीं है मुझे, लेकिन इन सब में से एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि आत्महीनता अगर हमारा संवेग है तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी। ठीक, इसलिए 14 संवेग मैंने बता दिए हैं आपको। ठीक है, इसको चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो थे वो जेरोम ब्रूनर थे। ठीक है, उन्होंने 3 निर्मितवाद बताए थे संप्रदाय। कौन कौन थे, प्याजे थे, वाइगोत्स्की थे और एक वो खुद थे। ठीक है ना, उन्होंने बालक की 3 अवस्थाएं बताई है। तो आज हमने देखा कल में मनोविज्ञान, तो व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान होता है। आज हम क्या देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो मनोविज्ञान मतलब क्या, व्यवहार का अध्ययन। और शिक्षा मतलब शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा मनोविज्ञान मतलब क्या, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार का अध्ययन, या फिर मनुष्य के या फिर मानव के व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, शिक्षा जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। जिसका अर्थ क्या होता है, टू टीच या टू इंस्ट्रक्ट, मतलब सीखना या सिखाना। ठीक है, शिक्षा जो होता है हमारा शिक्ष धातु से बना हुआ है, संस्कृत के टू टीच या टू इंस्ट्रक्ट। अब सिर्फ सीखना ही तो हमारा शिक्षा नहीं हो सकता ना, किसी को सिखा भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं, वो भी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। तो शिक्षा जो है 2 रूप में इसको अर्थ बताया गया है शिक्षा को, कि एक होता है संकुचित अर्थ और एक होता है व्यापक अर्थ। संकुचित मतलब वो जहां तक का क्षेत्र सीमित हो।
ठीक है, जितना दूर तक हम फॉर एन एग्जाम्पल स्कूल, ठीक है, स्कूल की पढ़ाई एक संकुचित है ना, छोटा क्षेत्र है जहां तक हम सिर्फ स्कूल में अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी है वही चीजें सीखते हैं, ठीक है। एक होता है व्यापक क्षेत्र जहाँ स्कूल बाहरी ज्ञान भी हमें मिलता है, ठीक है ना। तो स्कूल प्लस बाहरी पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक हम जहाँ भी सीख सकें, ठीक है ना। हम तो सीखना तो जीवन पर्यंत चलता है ना, शिक्षा जो है शुरू से जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी सीख सकते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। तो शिक्षा के दो अर्थ हैं, ठीक है ना। एक होता है संकुचित जहाँ सिर्फ नियमित क्षेत्र तक ही, जरूरी नहीं है कि स्कूल ही हो, ठीक है। कहीं अगर हम खेलने कूदने गए हो तो वहां जो हमें शिक्षा मिली, कहीं हम भ्रमण के लिए गए हैं तो वहां जो भी हमें देख करके जो शिक्षा मिली वो सारे क्षेत्र, मतलब एक लिमिट तक ही है, ठीक है ना, वो सारे। और व्यापक क्या है, शुरू से लेकर आखिरी तक हम जो भी सीखते हैं वो व्यापक होता है, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आगे, ठीक है। तो शिक्षा को एक और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजुकेशन। आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग बस पढ़ने में ध्यान दीजिए, ठीक है। ठीक है, एजुकेशन जो होता है हिंदी में तो हमने देख लिया कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। अब एजुकेशन देखते हैं। एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, ठीक है। एजुकेटम शब्द से बना हुआ है जिसको दो भागों में बांटा गया है, ई प्लस जी को बोलते हैं, ठीक है। ई का मतलब होता है इसमें एजुकेटम में अंदर, और जीको का मतलब बाहर। दैट मीन्स एजुकेटम का क्या मतलब हुआ, अंदर से बाहर निकालना, ठीक है। मतलब एजुकेशन जो होता है, हम जो भी सीखते हैं वो हम आंतरिक रूप से सीखते हैं, अंदर से प्रेरित होकर के सीखते हैं, उसे हम जब अपने बाहरी जीवन में उपयोग करते हैं तो वो होता है एजुकेशन, ठीक है, ऐसा कहा गया है। और इस एजुकेटम का एक और अर्थ होता है, ये तो इसको लेकर के बनाया गया है ना, इस एजुकेटम शब्द का भी मतलब होता है एक प्रशिक्षित करना, किसी को शिक्षण देना, ठीक है। किसी को प्रशिक्षित और शिक्षित में अंतर समझते हैं क्या? शिक्षा मतलब क्या, प्रशिक्षा मतलब क्या होता है ना। तो शिक्षा मतलब नॉर्मली से आप स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं या कहीं शिक्षा ले रहे हैं, वो अलग चीज होती है। एक किसी स्पेशल सब्जेक्ट में जब हम प्रशिक्षण लेते हैं वो प्रशिक्षण होता है। मतलब जैसे कि हम कंप्यूटर करते हैं, आईटीआई अलग से सीखने जाते हैं ना, एक प्रशिक्षण लेते हैं, उसमें प्रयोग भी किया जाता है। स्कूल में आप शिक्षा ले रहे हो, ठीक है, क्लास में आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हो गया, ठीक है। तो जहां पर हम किसी स्पेशल चीज के लिए लेते हैं, जैसे कंप्यूटर है स्पेशल चीज है, वो उसमें प्रयोग भी हम कर रहे हैं। स्कूल में ही मान के चलो विज्ञान सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो एक स्पेशल जब हम करते हैं, प्रयोग करके दिखाते हैं, तो वो होता है प्रशिक्षण, ठीक है। तो वो होता है शिक्षा और प्रशिक्षण अलग, ठीक है ना। इसी में ही दो तीन शब्द से मिल करके बनाया गया है एजुकेशन को। एक तो एजुकेटम भी होता है, एक होता है एजुशेयर, ठीक है, और एक होता है एडुकेयर। तो जो एजुशेयर होता है इसका मतलब ही अंदर से बाहर निकालना होता है, और इस एजुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना। स्पेलिंग याद रहेगी ना। तो इतने सब चीजों से मिलकर बना हुआ है हमारा एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आए, कुछ दिक्कत होगा तो पूछिए, ठीक है। तो आगे बढ़े। आगे हम ये देखेंगे कि जो हम अभी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान में हमने देखा मनोविज्ञान में कौन कौन सिद्धांत लेकर आए थे किन्होंने। अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में कौन कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, ठीक है, रूसो, ठीक है, एक मनोविज्ञान है, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था एमिल, ठीक। तो इस एमिल में
क्या था, एमिल एक लड़के का नाम था। जस्ट बता रही हूँ ना, ऐसे पूछा नहीं गया है कभी भी कि एमिल बुक में था क्या, कि एमिल एक लड़के का नाम था। ठीक है, वो जो है इस चीज पर अपना ध्यान एकत्रित करता है कि जो भ्रष्ट समाज है हमारा, ठीक है, उस समाज को छोड़ करके हम वातावरण से कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, उस चीजों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है उस बुक में। जो है हम भ्रष्ट समाज में अपने आप को वातावरण के अनुसार अपनी परिस्थिति को कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा थी ना, इस एमिल ने, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा कोई ये वो नहीं थे, ये मतलब असली किरदार नहीं थे, जस्ट ये रूसो ने जो है एक काल्पनिक व्यक्ति एमिल को लिया था। ठीक है, और तो उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट समाज में हम अपने आप को प्रकृति के अनुसार कैसे बदल सकते हैं, और प्रारंभिक शिक्षा जो मिलती है ना, उसको नकार दिया था एमिल ने कि नहीं, प्रारंभिक शिक्षा हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम वातावरण के अनुसार अपने को ढाल सकते हैं, ऐसा रूसो का कहना था। तो रूसो का एक कथन आया था कि बालक जो होता है एक पुस्तक के समान होता है, ठीक है, और उसको शुरू से आखिरी तक पढ़ना चाहिए। ठीक है, बालक जो होता है एक बुक के समान है, उसको शुरू से आखिरी तक पढ़ा जाना चाहिए। और इन्होंने जो है रूसो ने 3 क्षेत्र बताए हैं, मतलब 3 ऐसे वो बताए हैं कि बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए उस बारे में। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1ली से 5वीं तक, उसको आप क्या करो, बालक प्लस बालिका दोनों को मिल करके पढ़ाओ, ऐसा रूसो ने कहा। ठीक, तो फिर माध्यमिक शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा मतलब 9वीं से 12वीं तक, ठीक है, उन्होंने कहा कि दोनों को अलग अलग पढ़ाओ, इसीलिए बॉयज स्कूल गर्ल्स स्कूल अलग अलग है। ठीक है, दोनों को अलग अलग पढ़ाओ, ऐसा कहा इन्होंने। ठीक है, फिर कहा जो स्नातक भी तो होता है, उसके बाद आगे भी तो पढ़ाई होती है, उसको फिर से एक साथ पढ़ा लो। हालांकि रूसो से कभी क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, बस जस्ट बता दिया गया है। ठीक है, कि ऐसा रूसो ने शिक्षा मनोविज्ञान के मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उनका मानव का अध्ययन करने का ऐसा तरीका था, इस रूप में बांटा है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे चाहिए। ठीक, कुछ डाउट इतना में? ठीक, ठीक है, अगला, अगला जो आए थे वो थे ई एल थॉर्नडाइक। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ई एल थॉर्नडाइक। ठीक है, तो ई एल थॉर्नडाइक क्या थे, सबसे पहले विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री कहने का अर्थ कि सबसे पहले इन्होंने मानव का अध्ययन, शिक्षा के क्षेत्र में मानव का अध्ययन बहुत ही गहनता से, बहुत ही टॉपिक टॉपिक वाइज इन्होंने अध्ययन किया था, इसीलिए इन्हें विश्व के सबसे पहले शिक्षा शास्त्री कहा गया है। क्योंकि इन्होंने मानव का अध्ययन किया था शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, ई एल थॉर्नडाइक। ठीक है, और इन्होंने मनुष्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में मानव के अध्ययन के साथ साथ इन्होंने पशुओं पर भी अध्ययन किया था कि पशु को हम कैसे जान सकते हैं, तो इसीलिए इन्हें पशु मनोविज्ञान के भी जनक कहा गया है। ठीक है, पशु मनोविज्ञान के भी जनक हैं ये। क्या गया, इनकी बुक थी
एजुकेशन साइकोलॉजी, और एनिमल साइकोलॉजी। ये इनकी दो बुक थे। और ये जो ई एल थॉर्नडाइक थे, जो रूसो की जो बुक थे ना एमिल, ठीक है, जिसमें एमिल में बुक में जिन्होंने कहा है कि भ्रष्ट समाज में हम अपने आप को वातावरण में कैसे ढाल सकते हैं उसके अनुसार, तो उनके बुक से ये जो ई एल थॉर्नडाइक थे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो उन्हीं को लेकर के आगे इन्होंने फिर मानव के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया था। तो इनके बारे में एकदम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया था, हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बहुत सारे नियम और बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में थ्योरी किन्होंने किन्होंने दी है, ठीक है। तो इनके बारे में आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अगले थे हमारे जॉन डीवी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपके टेट में, सीजी टेट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो जॉन डीवी कौन थे? इन्होंने जो है शिक्षा मनोविज्ञान के लिए सबसे पहले प्रयोगशाला खोला था, ठीक है, एक विश्वविद्यालय खोला, लिख देती हूँ मैं। ठीक है, विश्वविद्यालय खोला था सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का। और इन्होंने ही एक स्कूल भी खोला था, ठीक है। क्योंकि हम विश्वविद्यालय के बारे में भी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे स्कूल तक ही है, तो उन्होंने स्कूल भी खोला था, ठीक है। स्कूल क्या था? स्कूल का नाम था, अमेरिका में खोला था, शिकागो नाम का शहर था वहां, ठीक है, प्रोग्रेसिव स्कूल। ठीक, इस प्रोग्रेसिव स्कूल में क्या था, इन्होंने बताया कि कैसा होना चाहिए हमारा स्कूल, ठीक है। अब अभी जैसे आप पढ़ाने जाते हो, भावी शिक्षक आगे बन करके अगर बनोगे, तो हमारा स्कूल होना कैसा चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारा स्कूल जो है प्रेजेंट लाइफ पर फोकस होना चाहिए, वर्तमान, ठीक है। स्कूल जो है बच्चे के प्रेजेंट लाइफ को फोकस करे, ठीक। और दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करे। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को कॉपी पुस्तक लिए और रटा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उनका प्रेजेंट लाइफ, जो उनके अभी की जो सिचुएशंस है, उनके अनुसार बच्चों को क्या सिखाना है, क्या क्या पढ़ाना है, वो होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में जो उनका प्रॉब्लम है उन सब सॉल्व करने पर ही फोकस होना चाहिए। ऐसा प्रोग्रेसिव स्कूल के बच्चों के साथ, मतलब ऐसा नियम बनाया गया उस स्कूल में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आया है वो पूछा गया है कि जो प्रोग्रेसिव स्कूल है जो जॉन डीवी ने दिया है, उन्होंने कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, ठीक है, हमारे क्लासरूम का वातावरण कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए? स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो तनाव भरा माहौल हो, एकदम बच्चे लोग को मार पीट के बैठा दी हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, बच्चे लोग एकदम ध्यान से समझ सकें अपने आप को, और क्वेश्चन पूछ सकें, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेटिक होना चाहिए। हम्म, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे लोग को आप अलग अलग रह करके सिखाओ, किसी को दूसरा सिखाओ, किसी को दूसरा सिखाओ, ऐसे नहीं, ठीक है। लोकतांत्रिक होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से सवाल पूछ सके, एक दूसरे के हेल्प कर सके, ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए उसकी सोच, ठीक। और क्या होनी चाहिए कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए बोल सकते हैं।
इतना इंग्लिश तो समझ ही जाएंगे ना, ठीक है ना। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते हिस्ट्री में पहुंच जाएं, ठीक है ना। तो मीनिंगफुल लर्निंग, अपने टॉपिक से भटकना नहीं है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे वातावरण होने चाहिए, ठीक। यहाँ किसी को दिक्कत इतना में बताइए, ठीक है। तो जॉन डीवी ने जो है शिक्षा को त्रिध्रुवी बताया है, ठीक है। अगला पेज ले लेते हैं। ठीक, कौन कौन से तीन ध्रुवी होते हैं, एक टीचर होते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं, एक और क्या होता है बताइए, एनवायरनमेंट, ठीक। सिलेबस होता है, आई थिंक सो, पाठ्य पुस्तक, ठीक बोल रहे हैं। सिलेबस होता है, ठीक है। तो ये तीन होते हैं, जॉन डीवी ने बताया है। और एक जॉन एडम थे, इन्हीं के साथ में ही, इनसे पहले बताया था जॉन एडम, इन्होंने दो ध्रुवी बताया। क्या कहा, एक शिक्षक होता है और एक शिक्षार्थी होता है, ठीक है। इन्होंने कहा तीन, टीचर भी इम्पोर्टेंट है शिक्षा के लिए, अगर हमें शिक्षा जानना है, किसी को शिक्षा देना है या शिक्षा लेना है किसी से, टीचर भी होना चाहिए, स्टूडेंट भी होने चाहिए। अब भाई, अब हमारे पास सिलेबस ही नहीं होगा तो हम क्या चीज़ के बारे में शिक्षा देंगे, वो भी तो पता होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। जॉन एडम ने सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी, आप शिक्षा दो, शिक्षक भी होने चाहिए और शिक्षार्थी, स्टूडेंट होने चाहिए और टीचर होने चाहिए, फिर आप शिक्षा दो, ठीक। फिर एक थे हॉर्नलॉक, इन्होंने बताया कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो चार होता है, ठीक है। कितने होते हैं, चार। कौन कौन से होते हैं, टीचर होते हैं, टीचर तो होंगे ही होंगे, टीचर होंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, है ना। स्टूडेंट होंगे, और क्या होंगे, करिकुलम होगा या फिर सिलेबस होगा, ठीक। करिकुलम होगा, और एक एनवायरनमेंट होगा, वातावरण भी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मस्त झमाझम बारिश हो रही है, हम बैठा दिए बच्चों को और सीखो बोल रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ना। इन्वायरमेंट सही होना चाहिए। कक्षा में जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है और हम बोल रहे हैं कि आप अच्छे से सीखो, नहीं हो सकता, ठीक है। तो कक्षा का वातावरण भी इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा इन्होंने बताया। देखिए, इतना में से समझ में आया या और कुछ दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक। तो थर्ड था कि फोर्थ था, फोर्थ। अगले जो थे स्टेनले हॉल, कौन है स्टेनले हॉल, अगर जिन्होंने पहले पढ़ा है बहुत अच्छे से जानते होंगे इनको। देखिए, किसी के रिश्तेदार तो नहीं है, बताइए कौन है स्टेनले हॉल, ठीक है। किशोर मनोविज्ञान के जनक है ये। इन्होंने किशोर और किशोरी पर, मतलब जो 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, बहुत ही गहनता से अध्ययन किया इन्होंने, ठीक है। इसीलिए इन्हें किशोर मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है, ठीक। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एडोलेसेंस,
ठीक है। एडोलेसेंस का मतलब ही होता है किशोरावस्था, ठीक है। और इनका एक कथन है, इस बुक में इन्होंने एक कथन दिया था, बोलकर बता दूं कि लिखना पड़ेगा? बोल के बता दूं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होता है, ठीक है, किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होता है वो सब अचानक होते हैं, पूर्व की अवस्था से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक। मतलब जो बच्चे होते हैं अचानक से बदल जाते हैं ना, बहुत जल्दी उन लोग को गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी मूड चेंज हो जाता है, वो खाना है तो खाना ही है, कुछ भी कैसे भी करके ला करके दो, है ना, ये चाहिए तो चाहिए, ये पहनना है, ये कपड़े लेना है, वो भी ब्रांडेड चाहिए, लाना है तो ला करके दो, ठीक है। तो उनमें जो भी परिवर्तन होता है किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं वो सारे के सारे अचानक होते हैं, वो उनका वैसा हार्मोन्स ही होता है कि अचानक से उस चीज में परिवर्तन हो जाता है। उनमें पूर्व की अवस्था मतलब बाल्यावस्था से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। पहले उनकी जो भी रहते होगी बाल्यावस्था में उन सब से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, तो ऐसा उनका कथन था, ठीक है। तो इन्होंने एक पेडागोजी वर्कशॉप खोला था, शिक्षण शास्त्र कार्यशाला। कि बच्चों को कैसे सिखाना है, शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ते हैं कि कैसे सिखाया जाता है, उस चीज के बारे में उन्होंने सबसे पहले एक वर्कशॉप, एक कार्यशाला खोला था, और उन्होंने बताया था कि बच्चों को कैसे किस चीज के बारे में कब सिखाना है और क्या सिखाना है, ठीक है। तो और सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। हम पढ़ते हैं ना अभी अपने पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली, जिसमें अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने प्रश्नावली का भी निर्माण किया। लेकिन इन्होंने ऐसे कोई पाठ लिख करके प्रश्नावली का निर्माण नहीं किया, इन्होंने ये इस चीज का निर्माण किया कि मानव को जानना कैसे, बालक को जानना कैसे, उस प्रश्नावली का निर्माण किया। ठीक। कथन भाई आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि पूछ सकता है, ठीक है, कि मैं लिख ही दूं, लिख देती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा इनका कथन है, ठीक है। अगला टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का लास्ट टॉपिक है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां क्या क्या होती है? सॉरी टू डिस्टर्ब यू, जैसे आप जो पढ़ा रही हैं जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन हमारे फंसेंगे ना, बिल्कुल। हाँ हाँ, कई बार क्या होता है ना, कई सारे टीचर कैसे शिकायत से भी पढ़ा तो देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एकदम एक्सप्लेन करके, ऐसा लगेगा कि इनसे अच्छा तो कोई पढ़ा नहीं सकता, लेकिन फिर बाद में उनसे उनके पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही नहीं आता। बिल्कुल, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं। मैं सिर्फ उतना ही इसमें, पता है जो मैं पढ़ा रही हूँ वो इतना छोटा कंटेंट है कि मतलब इतना शॉर्टकट में बताया जा रहा है जो सिर्फ एग्जाम में आने लायक है, ठीक है, सटीक है एकदम, कि मैं एकदम डिटेल में भी नहीं पढ़ा रही हूँ कि एकदम आप उसके लाभ को पढ़ो, उसके हानि को पढ़ो, उसके दोष को पढ़ो, उनके गुण को पढ़ो, वो सारी चीजें अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो फिर पूरे 6 महीने में कंप्लीट होगा, ठीक है। एकदम सटीक पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। आप
ठीक, एग्जाम में आने लायक ही क्वेश्चन है। मैं एकदम डिटेल में देखो, एक एक पेज का है पूरा। अगर एक एक टॉपिक में उठा करके देखूं तो जैसे हमने स्टार्टिंग में आत्मा का विज्ञान पढ़ा है, पूरा एक पेज का है। ठीक है, मैं एक पेज ना उठा करके वो सार उठाई हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आने लायक है। ठीक है, मैंने क्या उसे 4 शब्दों में आपको समझाया। अगर आप बुक उठा करके देखो तो पूरा एक पेज है। ठीक, उसी तरह से ये शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं जो कि पूरा 5-6 पन्ने का है, जो मैं आपको 1-2 पेज में खत्म कर दूंगी। ठीक है, आपको बस समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है शिक्षा मनोविज्ञान की विधि। और टॉपिक में भी हमारा व्याख्याता वर्ग 1 में अगर देखेंगे वहां पर, तो शैक्षिक मनोविज्ञान में सबसे पहले यही लिखा हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। लिखा है ना, देखें। ठीक है, तो 2 विधियां बताई गई है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। इसको आत्मनिरीक्षक बोल सकते हैं और इसको वस्तुनिष्ठ बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे जो है फिर से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आत्मनिरीक्षक में। ठीक है, आत्मनिष्ठ। इसे परंपरागत विधि कहते हैं। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन में ये पूछा कि शिक्षा मनोविज्ञान में परंपरागत विधि कौन सी है, और ऑप्शन में पूछेगा, तो जान जाएंगे ना कि आत्मनिष्ठ वाला ही है, कि परंपरागत विधि। ठीक है, तो आत्मनिरीक्षक क्या होता है और गाथा वर्णन क्या होता है? आत्मनिरीक्षक मतलब अंतः दर्शन भी बोला जा सकता है इसको। मतलब खुद को पहचानना। ठीक, आत्मनिरीक्षण मतलब सबसे पहले खुद को पहचानिए कि आप खुद क्या हैं। ठीक है, तो खुद से खुद का पता लगाना तो मुश्किल है। ठीक है, इन्होंने इसको अमान्य घोषित कर दिया, असफल घोषित कर दिया, ये बोल करके कि हम अपने ही मन को कैसे अध्ययन करें। ठीक है, मन से मन का अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सोच करके कि हम मानव का अध्ययन कर रहे हैं ना, ठीक है, विधियां पढ़ रहे हैं, तो कैसे कैसे हम मानव का अध्ययन कर सकते हैं। तो एक आत्मनिरीक्षण विधि है जिसमें आप सबसे पहले खुद का अध्ययन करें। तो हम तो अपने बारे में बुरा बुरा नहीं सोचेंगे, जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। ठीक है, हम अच्छे हैं, अपनी बुराइयां तो नहीं दिखती है ना। तो इसीलिए उन्हें कहा हम खुद से मन के खुद का निरीक्षण कैसे करें। ठीक, तो इसलिए इनको असफल बताया गया। ठीक, फिर गाथा वर्णन विधि में क्या हुआ, जो निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अब किसी मानव के निरीक्षण कर रहे हैं, उनका व्यवहार के बारे में जानना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने किसी भी एक पुराने जो है पूर्व ज्ञान जो है, या फिर पूर्व आपकी घटना जो भी अनुभव हुआ है उनको बताइए। ठीक है, पूर्व अनुभव से संबंधित है ये, कि आपके सामने अगर कुछ परिस्थिति आई, कुछ घटना आई, तो आपने उससे कैसे डील किया, क्या किया, उस घटना के बारे में बताइए। ठीक है, तो हम शायद आपको जान सकते हैं कि हाँ, आपको सोचने समझने की क्षमता इतनी है कि नहीं है। लेकिन उसको भी अमान्य घोषित किया, इसलिए कि हमने जो पूर्व में जो घटनाएं घटी है, तो जरूरी थोड़ी ना हम एग्जैक्ट बता पाए कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, कि उसके बाद ऐसे ऐसे है। हो सकता है आप मिर्च मसाला लगा करके कुछ और बता दें उसको, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर कुछ चीजें आप भूल जाएं, ऐसा भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। ठीक है, इसीलिए इनको भी अमान्य घोषित कर दिया, मतलब अच्छी विधि नहीं माना गया है इसको, मानव का ध्यान करने के लिए सही विधि नहीं है ये। ठीक, तो ये 2 विधि थी इसमें। फिर हम वस्तुनिष्ठ को देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव। इसमें पहला है निरीक्षण या फिर ऑब्जर्वेशन।
प्रेक्षण और बहिर्दर्शन भी कहा जाता है इसे। अच्छा होगा कि आप लोग इंग्लिश में याद रखिए नाम को। इंग्लिश में एक ही नाम होता है, हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, है ना? तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में जहाँ भी ऐसा दिक्कत आ रहा है कि हिंदी में क्या लिखा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करना, थोड़ा पलट के इंग्लिश देख लेना, ठीक है? क्योंकि पेपर वाले क्या करते हैं, जो हमारा इंग्लिश होता है उसी को ही मेन मानते हैं, उसी को ही सही मानते हैं, हिंदी को सही नहीं मानते हैं। कभी-कभी करिकुलम ऐसा करके लिख दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है? करिकुलम लिखा रहेगा और इस साइड पाठ्यक्रम लिख दिया रहता है। तो पाठ्यक्रम अलग होता है, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस होता है, करिकुलम मतलब पाठ्यचर्या होता है। तो यहाँ तो पाठ्यक्रम लिख दिए रहेगा हिंदी में और इधर करिकुलम। तो आप क्या करेंगे, सिलेबस के अनुसार अपना क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन पूछा तो हमारा पाठ्यचर्या है ना, करिकुलम। तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? एक बार आप झांक लीजिएगा कि इंग्लिश में क्या पूछा गया है। इन लोग इंग्लिश को ही प्रेफरेंस देते हैं, इसीलिए इंग्लिश को ज्यादा अच्छे से याद रखो, वो ज्यादा अच्छे से बनता है। तो किसी का अगर निरीक्षण करना है हमें, मतलब जानना है, पहचानना है कि मानव कैसा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसका ऑब्जर्वेशन करो, ठीक है? कैसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? दो तरह से कर सकते हैं, एक औपचारिक और एक है अनौपचारिक। इसको फॉर्मल भी बोल सकते हैं और इनफॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है? तो औपचारिक जो होता है, हम क्या करते हैं, स्कूल में जैसे बच्चे हैं, तो बच्चों को ध्यान से देखना, उनको ऑब्जर्व करना कि वो कर क्या रहे हैं, ठीक है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दूसरों से व्यवहार कैसे कर रहे हैं, उनके व्यवहार के तरीकों को जानना है। वो सारे के सारे जो हैं औपचारिक में आएंगे, फॉर्मल आएंगे, ठीक है? कि वो क्लासरूम में अगर बैठे हैं तो दूसरों से उनका कैसा बिहेवियर है, ठीक है? उन सब चीजों को हम जान सकते हैं किससे, औपचारिक से। फिर उसके बाद अनौपचारिक में हम क्या करते हैं, बाहरी रूप में, कभी कभी बच्चे बाहर भी तो मिल जाते हैं, तो बाहर कैसे हैं, ऐसा तो नहीं है कि क्लासरूम में रहकर बहुत अच्छे से सीधे साधे एकदम से बच्चे बने हैं और बाहर जाकर के उतने ही बदमाश, तो ठीक है? तो इससे उनका कैरेक्टर जानना है, किसी बच्चे को ऑब्जर्व करना है कैसे हैं, तो इनफॉर्मल भी उनका ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है, ठीक है? तो दूसरा है प्रयोगात्मक विधि। जिसे वैज्ञानिक विधि भी कहा गया है। प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है कि अपने अनुसार बच्चों को एक परिस्थिति दे देते हैं, ठीक है? कुछ भी एक सिचुएशन दे देंगे उसको और बोलेंगे कि आप अपने अनुसार इसे डील करके बताइए। हो सकता है दो बच्चे लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हम बोलेंगे आप जाओ उसको अपने अनुसार सुलझाओ, ठीक? तो दो बच्चों के बीच में हम ये देखेंगे कि वो कहाँ तक सोच सकता है, क्या वो इतना काबिल है कि दोनों के बीच में अच्छे से सुलह करा सकता है कि नहीं। तो कुछ भी चीज में जरूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो, किसी कोई सा भी एक अपने अनुसार उस बच्चे को एक परिस्थिति दे देना। हो सकता है एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दें हम उसको, हो सकता है एक विज्ञान से रिलेटेड कुछ टॉपिक उठा के उनको दे सकते हैं, आप बताइए कि इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है? तो ऐसा अपने अनुसार उनको एक परिस्थिति दे देते हैं और बोलते हैं कि आप बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं या फिर इसे कैसे हल करते हैं। तो वो होता है प्रयोगात्मक विधि, ठीक है? प्रयोग करके देखना कि वो कैसे उस चीज को डील कर पा रहे हैं, ठीक? तीसरा है परीक्षण विधि, या फिर टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि बच्चे के जो है, जो रुचि है, जो योग्यता है, ठीक है, उनका हम टेस्ट लेंगे। आप लोगों ने कभी दैनिक भास्कर में एक मधुरिमा करके आता है, देखे हैं? उसमें एक सेल्फ असेसमेंट होता है, मतलब खुद का मूल्यांकन करने का, कभी करके देखे हैं? देखे हैं? हाँ, तो वैसे ही इसमें होता है कि उनकी रुचि, आपकी रुचि किस में है, आपकी अभिव्यक्ति किस में है, क्या रुचि है आपकी,
क्या चाहते हैं आप उन सब चीज़ों का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसे एक प्रगति कार्ड जिसमें दिया जाता है स्कूल में, वहाँ भी लिखा जाता है ना कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी हॉबी क्या है। तो उन सब चीज़ों का जानने का तरीका, खेल-कूद एक्टिविटीज़ स्कूल में जो करवाते हैं वो इसीलिए करवाते हैं ताकि बच्चों के बारे में रुचि पता चल सके, ठीक है। टेस्ट वगैरह भी करवाया जा सकता है। होता है ना कि निबंध निबंध होता है स्कूल में, कौन-कौन लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट किया जा सकता है। पेंटिंग होता है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए ये परीक्षण विधि या टेस्ट मेथड किया जाता है, ठीक है। अगला है सांख्यिकी विधि। सारी विधियों को याद रखना, हाँ, क्या चीज़ है, पूछा गया है। इसे आधुनिक विधि भी कहते हैं। जो लिख रही हूँ वही इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बोला जा रहा है उसको भी समझिए और लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। सांख्यिकी विधि में क्या होता है, अगर कोई बच्चा है जो अपनी क्लासरूम में बुरा बर्ताव कर रहा है, ठीक है, कुछ चीज को लेकर के अगर उसको समस्या है, ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर उसको समस्या है, तो उस समस्या संबंधित तथ्य को एकत्र करना है। मतलब कि उसको अगर समस्या है तो क्यों है ऐसा समस्या, ठीक है, उस कारण का पता लगाया जाता है कि अगर कोई हो सकता है उसके बाहर में परिवार जो है, फैमिली है, कुछ इश्यूज चल रहे होंगे, इसीलिए वो थोड़ा-सा अलग है ना? ऐसा भी हुआ जा सकता है। तो इसीलिए उसकी जितने भी समस्या हैं, उससे संबंधित हम तथ्य एकत्र करेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे कि कारण क्या है उसका इस तरह से बर्ताव करने का और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है सांख्यिकी मेथड, ठीक है? अगला होता है विकासात्मक विधि। ये सारे की सारी विधियाँ ना आपको आगे भी मिल जाएगी। मैंने क्या किया है पूरा एक में कलेक्ट करके आपको बता दिया है जितनी भी विधि है, ठीक है? आगे और भी बहुत सारी हैं, मतलब शिक्षण शास्त्र है और आपका शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन है, तो वहाँ भी तो मूल्यांकन करेंगे ना, तो मूल बच्चे का मूल्यांकन कैसे करना है या बच्चे का आकलन कैसे करना है, वो सारी टॉपिक्स भी इसी में कवर हो रही हैं आपकी, ठीक है ना? तो ये है एक विकासात्मक विधि, इसमें क्या करना है, बच्चे के जो है उनका बुद्धि का विकास कैसे हो रहा है, क्या हम जो सिखा रहे हैं वो सीख रहे हैं कि नहीं, ठीक है, उनका सामाजिक विकास कैसे हो रहा है, क्या वो बच्चे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं दूसरे से, ठीक है, उनके संवेग अपने इमोशंस का कैसे यूज कर रहे हैं, है ना, वो सब चीजें क्या विकसित हो पा रही है। कोई बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने आया है तो जाहिर सी बात है कि उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है कि नहीं। भाई ऐसा तो नहीं है कि वो 2 का टेबल जानता था, 5वीं क्लास तक पढ़ लिया, अभी भी 2 का टेबल ही जानता है, आगे बढ़ा ही नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो क्या हम उसकी बुद्धि को आगे बढ़ा पा रहे हैं? क्या हम इतना एजुकेशन उसे दे पा रहे हैं कि वो अपनी बौद्धिक रूप से भी आगे बढ़ पा रहा है? क्या वो सामाजिक रूप से भी सोशल इंटरेक्ट कर पा रहा है? मतलब अपने से जो छोटे हैं, बड़े हैं, क्या उनको सही वो सम्मान दे पा रहा है? क्या दूसरे से एक साथ मिल कर के रह पा रहा है? क्या अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट कर पा रहा है? वो सारी चीज़ें, ठीक है? और संवेगात्मक अपने इमोशंस ऐसे नहीं है बात पहले गुस्सा करता था, अभी भी गुस्सा ही करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये होता है विकासात्मक। छठवां है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स से या फिर मतलब उनके माता-पिता से, उनके दोस्त से, उनके जो पीयर ग्रुप्स हैं, उन लोगों से जाकर के हम अधिकतर इसमें जो भी समस्यात्मक बालक होते हैं ना, उनके लिए ये विधि इम्पोर्टेंट है, समस्यात्मक बालक के लिए, ठीक है? कि उसके जीवन के बारे में हम पता लगाते हैं कि क्या उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ समस्याएँ आ रही हैं। कौन मेथड था ना? ये वाला भी सांख्यिकी विधि। इसमें भी हम इसमें क्या करते थे हम तथ्य एकत्रित करते थे, लेकिन स्कूल तक में ही सीमित रह करके देखते थे कि ऐसा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इसमें क्या करते हैं, हम सभी से पूछताछ करते हैं, उसके माता-पिता से, उसके दोस्त से। हम इसमें स्कूल में रहकर ही उसको ऑब्जर्व करते हैं
कि ऐसा समस्या क्या किस कारण है। इसमें क्या करते हैं, हम बाहरी माहौल में भी जा करके उसके बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। उनके माता पिता, दोस्त हैं, उसके अड़ोसी पड़ोसी, ये सबसे जा करके पता लगाते हैं कि क्या उसके जीवन में कुछ ऐसा घटनाएं घटी है जिसके कारण उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये है, ठीक है। इसके आगे मनोविश्लेषणात्मक विधि है। टोटल 12 हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। कि अगर किसी बालक को समस्या है, मान के चलो हम ये बोलते हैं, अगर किसी बालक को बुद्धि संबंधी समस्या आ रही है, कुछ चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम उसका निरीक्षण किस विधि द्वारा कर सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। मनोविश्लेषण विधि में क्या करते हैं, हम बालक के मन के बारे में जानते हैं। कोई गुमसुम से चुपचाप बैठे हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, ठीक है, तो उनके अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्या पता उनके अचेतन मन में क्या चल रहा है, हमें तो सुनाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। कैसे कैसे किया जाएंगे, कि उनके सामने बैठो, उनसे पूछो, उनसे बात करो। हो सकता है थोड़ा सा अपने बारे में उनको बताओ कि हाँ, हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, तो वो भी थोड़ा खुल करके बोलना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, उनके मन का पता लगाया जाता है, अचेतन मन का, वो भी कि उनकी अचेतन मन में जो कि दबी हुई जो बातें हैं, उन चीजों का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो अधिकतर इसमें अचेतन मन का ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद है तुलनात्मक। कहा तो गया है कि तुलनात्मक विधि का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो बच्चों को आपस में तुलना करके देखा जाता है, ठीक है, उसकी समानता लेकिन फायदा भी है। क्या फायदा है, कि दो बच्चों को हम आपस में, जिनमें कुछ ज्यादा गुण है, जिसमें कुछ कम गुण है, मतलब कुछ कमजोर छात्र हैं और जो उससे थोड़ा अधिक अच्छे हैं, उन दोनों को आप क्या करो, एक ग्रुप बना दो, एक ग्रुप बना दो, उनको बैठा दो और बोलो कि आप ये जो प्रोजेक्ट है वो एक साथ करो, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि उसमें से कौन है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है करने के लिए, और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये चीजें इसके में भी डेवलप हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, अगर दोनों को एक साथ किया जाए, जो कम समझदार है, जो ज्यादा समझदार है, तो वो भी ऑब्जर्व करेगा, वो भी चाहेगा कि हाँ, मैं भी तो ऐसे सोच सकता था, मैं भी ऐसे जान सकता था, है ना। तो ये उसकी समानता और असमानता दोनों को पता लगाने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला है साक्षात्कार। साक्षात्कार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। इसे बताने की जरूरत है, आमने सामने बैठ करके एक इंटरव्यू जो लिया जाता है, अधिकतर वही, जब प्रैक्टिकल हुआ जाता है तो बाहर से एक्सटर्नल आते हैं और पूछते हैं ना, बस सेम वही है साक्षात्कार विधि, ठीक है, इंटरव्यू लिया जाता है। 10वां है प्रश्नावली। किसी मनुष्य को जानने के लिए सबसे अच्छा मेथड माना गया है प्रश्नावली, ठीक है, सबसे विश्वसनीय बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रश्नावली इसमें क्या करते हैं, हाँ नहीं वाले में, सही और गलत में, या फिर खाली स्थान, या फिर जोड़ी मिलाओ टाइप का क्वेश्चन देते हैं। तो हम जो ये विधि पढ़ रहे हैं मनुष्य को जानने की, ऐसा तो नहीं किसी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें मनुष्य के जानने की होती है, ठीक है। इस प्रश्नावली में मनुष्य संबंधित, क्या आपको खेलना पसंद है, तो हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, किसी को नहीं पसंद होगी भाई। क्या आपको ये चीजें पसंद है, तो हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि ये जो प्रश्नावली मेथड है सबसे अच्छा मेथड है किसी बालक को अगर हमें जानना है कैसा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम उनको दे देंगे, एक पेपर आएगा।
जब आप लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, तो वो एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बना के रखते हैं, पता है? कि आप इसको फ़ील कीजिए, मैंने देखा है, आप इसको फ़ील कीजिए, क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? क्या आपको ऐसा-ऐसा आवाज़ें आती है? क्या आपको ऐसा-ऐसा लगता है? करके क्वेश्चन पेपर बना दिया जाता है और उसके अनुसार वो हाँ, नहीं, कि सही है या गलत है, उसको सॉल्व करके फिर डॉक्टर देखते हैं और फिर पता लगाते हैं, ठीक है? कि हाँ, उनकी मानसिक स्थिति सही में कैसी है। तो ये एक प्रश्नावली मेथड है जिसमें हाँ या नहीं, सही गलत के बारे में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है और लगाया जाता है, ठीक है? तो सबसे विश्वसनीय विधि कौन-सा है? तो प्रश्नावली, ठीक है? अगला है उपचारात्मक। डायग्नोस्टिक भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में है ना? उपचारात्मक पढ़े होंगे, इम्पोर्टेंट है, इसको भी बहुत बार पूछा गया है। अगर किसी बालक को कोई समस्या है और अगर उस समस्या को हमें दूर करना है, तो हम किस मेथड का यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन तो यही है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना हुआ है कि उपचारात्मक विधि है क्या? तो किसी बालक का या फिर किसी भी मनुष्य का अगर हम कारण का पता लगा ले रहे हैं, ठीक है? तो उनका हम उपचार कैसे करें? वो चीज़ है ये, ठीक है ना? मतलब उपचार करना। ठीक है? कारण का पता लगा करके उपचार करना, ये उपचारात्मक विधि है और सबसे ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन यही है, ठीक है? विभेदात्मक विधि है, सबसे आखिरी। ये क्या है, सबका मिक्सिंग है एक, मिला-जुला है। विभेदात्मक विधि जो होता है, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, उसके ज्ञानात्मक पक्ष, उसका भावात्मक पक्ष, उसका क्रियात्मक पक्ष, सबका अध्ययन करेंगे। और इन सब के अध्ययन के लिए इससे पहले हमने जितने भी पढ़े हैं, जितने भी मेथड इससे पहले पढ़े हैं, उन सब का यूज़ किया जा सकता है। इसमें क्या है, सभी मेथड का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है? कोई मैम को बुला कर लाएँगे? मैम को बुला कर लाएँगे, कोई बोल रही है। ठीक है? तो विभेदात्मक विधि में क्या होता है कि उनके ज्ञानात्मक पक्ष हैं, उनके ज्ञानात्मक मतलब उनकी बुद्धि का विकास, जो भी उनका ज्ञान है, वो सारी चीज़ें, और उनके भावात्मक जो भी उनके संवेग है, जो भी उनके इमोशंस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, और वो खेल-कूद के बारे में। पीसीएसई सुने हो ना? पीसीएसई क्या है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशन, ठीक है? इन सब चीज़ों के बारे में मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं, उन सब चीज़ों को विभेदात्मक विधि बोलते हैं, ठीक है? तो इस मेथड का यूज़ करने के लिए हम आगे मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा क्लास यहाँ पर खत्म होता है। कल हम मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? वृद्धि, विकास आपने आगे पढ़ा ही होगा, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।